हेलो, देखो जब भी तुम मैथ्स पढ़ना शुरू किए होगे तो सबसे पहले तुमको नंबर्स के बारे में बताया गया होगा। 1 बोलो, 2 बोलो, 3 बोलो। इनफैक्ट तुम क्लास 6 में जाओ या 7 में जाओ, 8, 9, 10, कभी भी क्लास 10 के लेवल तक तो कोई भी मैथ्स बुक उठा के देखो, पहला चैप्टर हमेशा तुमको नंबर्स दिखाई देगा। हाँ, अलग अलग क्लास में इस चैप्टर का नाम अलग अलग होता है। जैसे 8 में अगर गए हो तो चैप्टर का नाम रहेगा रैशनल नंबर्स, 9 में गए हो तो चैप्टर का नाम रहेगा नंबर सिस्टम एनसीईआरटी में, क्लास 10 में इस चैप्टर का नाम शायद रियल नंबर्स रहेगा। लेकिन ऑलमोस्ट सारे मैथ्स के बुक में पहला चैप्टर नंबर्स ही होता है, और रहना भी चाहिए। भाई नंबर्स का इतिहास मैथ्स से भी पुराना है। पहले मैथ्स आया या नंबर्स? पहले नंबर्स आए, फिर धीरे धीरे मैथ्स करके एक सब्जेक्ट बन गया। इसलिए जाहिर सा बात है कि अगर हमें मैथ्स अच्छे से समझना है तो पहले हमें नंबर्स को अच्छे से समझने पड़ेंगे। लेकिन हम लोग को नंबर्स चाहिए ही क्यों? Why do we need numbers? अब इस सवाल का जवाब तो बड़ा ऑब्वियस सा लगता है कि सर नंबर्स होंगे नहीं तो हम चीजों को गिनेंगे कैसे, है ना? ऑब्वियस बात है। मान लो कि अगर तुम कोई गार्डन जाते हो या पार्क जाते हो और तुमको कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं और तुमको मेरे को समझाना हो कि तुमको कितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो बिना नंबर्स का तुम कैसे कम्युनिकेट करोगे? तुम बोल सकते हो कि सर आई कैन सी अ फ्यू ट्रीज, मेनी ट्रीज, कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बात को सुन के मैं ये नहीं इमेजिन कर पाऊंगा कि तुमको एग्जैक्टली कितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं। मान लो कि तुमको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, इतने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो अगर नंबर्स तुम्हारे पास नहीं रहे तो शायद तुम बोलोगे सर आई सी अ फ्यू ट्रीज। बट नंबर्स है, इसलिए बोल सकते हो यू सी 3 ट्रीज। 3 इज अ नंबर। इसलिए इंसानों ने सबसे पहले तो 1, 2, 3, 4, 5 काउंटिंग नंबर्स इन्वेंट कर दिए, है ना? नंबर्स इज एन इन्वेंशन। नंबर्स हमेशा से नहीं हुआ करते थे। एक टाइम ऐसा था जब कितने पेड़ हैं इस बात को बताना पॉसिबल था ही नहीं, मतलब एग्जैक्टली बताना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए तो नंबर्स का आविष्कार किया गया है। ये जो सबसे पहले नंबर्स का आविष्कार किया गया 1, 2, 3, 4, 5, इस फैमिली ऑफ नंबर्स को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। ये रहे हमारे नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5। इनको नेचुरल नंबर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट बहुत नेचुरली फील हुआ, अपने आप लोग बनाने लग गए ऐसे नंबर। ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान ने इसका इन्वेंशन किया है। अलग अलग टाइम्स पे दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग सिविलाइजेशंस ने अपने अपने तरीके से इन्हीं नंबर्स का आविष्कार किया। ये अपने आप बन गए नेचुरल रिक्वायरमेंट के कारण। इसलिए ऐसे नंबर्स को कह रहे हैं नेचुरल नंबर्स। हाँ, वो दिखने में अभी से तुम 2-3 हजार साल पहले चले जाओगे तो जरूरी नहीं है कि हर सोसाइटी में 1 ऐसा ही दिखता था, 2 ऐसा ही दिखता था, 3 ऐसा ही दिखता था। ये तो अभी सबसे फेमस वाला स्क्रिप्ट है, इंडो अरेबिक स्क्रिप्ट, ठीक है? पर हर सोसाइटी में सबसे पहले नेचुरल नंबर्स का इन्वेंशन हो गया। लेकिन क्या सिर्फ नेचुरल नंबर्स का यूज करके हम सारे सिचुएशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? मान लो कि यहां पे तुम एक ऐसे गार्डन में गए जहां ऐसे 3 पेड़ नहीं दिखाई दे रहे, इतने पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो बताओ कितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं? हाउ मेनी ट्रीज? 0 ट्रीज। लेकिन याद रखना, नेचुरल नंबर्स के फैमिली में 0 बोल के कोई नंबर था नहीं। बाद में 0 इन्वेंट हुआ, और वो नंबर को अगर हम अपने फैमिली में डाल दें तो हमें एक नया फैमिली ऑफ नंबर्स मिलता है जिसे हम कहते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के फैमिली में और नेचुरल नंबर्स के फैमिली में सिर्फ इतना सा फर्क है कि होल नंबर्स में 0 भी इंक्लूडेड है। बाकी पहले जो नंबर्स थे वो तो है ही, साथ ही साथ होल नंबर्स के फैमिली में 0 भी आ जाता है। लेकिन क्या होल नंबर्स का यूज करके हम सारे सिचुएशंस का आंसर दे सकते हैं? क्या हर सिचुएशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं? एग्जैक्टली ऐसा कोई सिचुएशन इमेजिन करो जहां पर तुम्हारे पास 4 चॉकलेट है और तुमको 3 बच्चों में बांट देना है, इक्वली बांट देना है, ठीक है? ऐसा सिचुएशन, 4 चॉकलेट है, 3 बच्चों में इक्वली बांट देना है। तो बताओ एक एक बच्चे को कितना चॉकलेट मिलेगा? अब जाहिर सा बात है कि अगर 3 चॉकलेट होते और 3 बच्चे होते तब हर बच्चे को 1 चॉकलेट मिलता, और अगर 6 चॉकलेट होते, 6 चॉकलेट्स, और 3 बच्चों में बांटते तब हर बच्चे को 2 चॉकलेट मिलता। यहां 3 से ज्यादा लेकिन 6 से कम चॉकलेट है, यहां 4 चॉकलेट है, तो हर बच्चे को 1 से तो ज्यादा चॉकलेट मिलना चाहिए लेकिन 2 से कम चॉकलेट मिलना चाहिए। अभी अगर तुमको बताना है कि हर बच्चे को कितना चॉकलेट मिला, क्या हमारे पास इनफ नंबर्स हैं एग्जैक्टली बताने के लिए कि एक बच्चे को कितना चॉकलेट मिला? भाई हमारे पास अभी तक सिर्फ होल नंबर्स ही हैं। हम लोग हिस्ट्री में चल रहे हैं आगे, ठीक है, क्रोनोलॉजिकली। तो अभी तक खाली होल नंबर्स का आविष्कार हुआ है। होल नंबर्स यूज करके कैसे बताएं कि इस बच्चे को कितना चॉकलेट मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि दिस किड विल गेट
मोर देन 1 बट लेस देन 2 चॉकलेट। लेकिन ऐसा कहने से सुनने वाला एग्जैक्टली नहीं समझ सकता है कि कितना चॉकलेट मिलेगा, क्योंकि 1 से ज्यादा और 2 से कम काफी सारे पॉसिबिलिटी हैं। 1 से थोड़ा सा ज्यादा, या 1 से काफी ज्यादा, 2 से थोड़ा सा कम, या बिल्कुल 1 और 2 के बीच में। समझ में नहीं आ रहा ना, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। यानी ये कह देना 1 से ज्यादा 2 से कम एग्जैक्टली अमाउंट ऑफ चॉकलेट को नहीं बताता है। और इसीलिए मैथमेटिशियंस क्या किए हैं, फ्रैक्शंस का आविष्कार। और फ्रैक्शंस निकालते वक्त ज्यादा कोई मेहनत नहीं किया गया है, सीधा सा बोल रहे हैं कि भाई अगर 4 चॉकलेट को 3 बच्चों में डिवाइड किया जाएगा तो हर बच्चे को 4/3 चॉकलेट मिलेगा। बोल रहे यही एक नया नंबर है। देखो 4/3 अभी तक का कोई नंबर नहीं है, अभी तक तो सिर्फ होल नंबर्स थे। 4/3 1 जो कि एक होल नंबर है, 2 जो कि एक दूसरा होल नंबर है, उनके बीच का एक नया नंबर है। ठीक है, 4/3 यानी कि मतलब इस बच्चे को मिला है 4/3 चॉकलेट। तो फ्रैक्शंस का सिस्टम बड़ा आसान है। टोटल जितने चीज हैं वो इस लाइन के ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो कि कितने चीजों में बांट रहे हो, तो ये नंबर बताएगा कि एक जन को कितना मिलेगा। ये सबको मालूम है, ये बस मैं रिवीजन करा दे रहा हूं, क्विक क्विक क्विक। लेकिन मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनना, ये कहानी मेरा सुनते चले जाओगे ना तो बहुत अच्छे से नंबर्स की दुनिया के बारे में पता चल जाएगा कि दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ा तो इंसानों ने क्यों और कब अलग अलग टाइप के नंबर्स बनाने लगे। तो अब हमारे पास है होल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस। क्या होल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस का यूज करके तुम सारे सिचुएशंस को एक्सप्लेन कर सकते हो? अब मैं सच बताऊं तो मैं जब बड़ा हो रहा था तो मुझे तो लगा कि भाई होल नंबर्स और फ्रैक्शंस काफी है, क्या ही कर लेते हैं हम लोग बाजार चले जाते हैं, चॉकलेट खरीद लेते हैं, एप्पल खरीद लेते हैं, ऑरेंज खरीद लेते हैं। ये सारे चीजों में काम होल नंबर से हो सकता है ना भाई। 5 चॉकलेट दे दो, 2 ऑरेंज दे दो। अब घर आके उनको अगर बांटना भी है कुछ लोगों में तो हर एक जन को कितना मिलेगा वो फ्रैक्शन से पता चल जाएगा। तो लगता तो ऐसा है कि डेली लाइफ चलाने के लिए होल नंबर्स और फ्रैक्शंस बिल्कुल काफी है। क्या कोई ऐसा क्वांटिटी सामने आ सकता है जिसे देख के लगे कि भाई इसको एक्सप्रेस करने के लिए ना तो कोई होल नंबर चलेगा ना तो कोई फ्रैक्शन चलेगा? जरा इस सिचुएशन पे ध्यान देना। मान लो 2 आदमी हैं और दोनों ही सारा अपना पैसा ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, इसलिए दोनों के वॉलेट में 0 रुपीज है। ठीक है, कोई पैसा नहीं बचा इनके पास, दोनों का वॉलेट खाली पड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो सेकंड वाला आदमी है, ना केवल उसका वॉलेट खाली है, ऊपर से वो 100 रुपीज का लोन ले चुका है, उधार ले चुका है। ठीक है, ये जो पहला वाला बंदा है उसका बस वॉलेट खाली है, वो कोई लोन नहीं लिया है। दोनों उदास तो है, लेकिन ये वाला रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि ना केवल उसका वॉलेट एम्प्टी है, वो तो उधार पे भी है ना। यानी कि कल के दिन पे अगर वो 20 रुपया कमाता है तो वो 20 रुपया अपने वॉलेट में नहीं डाल लेगा, उसको वो 20 रुपया लौटाना पड़ेगा जिससे भी वो लोन लिया है उसे। तो क्या दोनों का ही नेट वर्थ मतलब अभी इनके पास कितना रुपया है, क्या सेम माना जा सकता है? क्या दोनों का ही नेटवर्थ 0 होगा? पहले वाले आदमी का तो 0 होना ही चाहिए, लेकिन क्या सेकंड वाले आदमी का नेटवर्थ 0 कहना सही है? देख के तो ऐसा लगता है कि इस आदमी का सिचुएशन इस आदमी के सिचुएशन से भी ज्यादा खराब है। अगर इसका नेटवर्थ 0 है तो इसका नेटवर्थ 0 से भी कम है। लेकिन 0 से कम तो अपने पास कोई नंबर है ही नहीं, अपने पास तो सिर्फ होल नंबर और फ्रैक्शंस है अभी तक। सोच के देखो ना, अगर ये 30 रुपया कमाया तो क्या इसका नेटवर्थ 30 हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इसका वॉलेट तो खाली रहेगा, इसको तो 30 रुपया लौटा देना पड़ेगा। ये 100 रुपया भी अगर कमा लेगा तो इसके वॉलेट में कुछ नहीं आएगा। हाँ, 110 रुपया कमाएगा तब जाके इसके वॉलेट में 10 रुपया दिखाई देगा, क्योंकि 100 रुपया तो इसको लौटाना है। तो लग तो ऐसा रहा है कि इसका जो नेटवर्थ है वो 0 से भी 100 कम है, लेकिन 0 से 100 कम ऐसा कौन सा नंबर है? ऐसे नंबर्स तो है ही नहीं अपने पास। तो इस पॉइंट पे ऐसे सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिशियंस ने कैसा नंबर निकाल दिया? नेगेटिव नंबर्स। इस आदमी का नेटवर्थ हम जानते हैं कितना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 रुपीज है और लोन ले लिया 100 रुपया का, -100। ठीक है, तो होल नंबर्स और फ्रैक्शंस के बाद नेगेटिव नंबर्स का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, -100, -7, -half, -5/3। फ्रैक्शंस तो पहले इन्वेंट हो चुके थे, तो अब जब नेगेटिव नंबर्स का इन्वेंशन हो ही रहा है तो साथ ही साथ नेगेटिव फ्रैक्शंस का भी इन्वेंशन हो जा रहा है। ठीक है, तो अब अपने पास कौन कौन से नंबर्स हैं? होल नंबर्स है सारे के सारे, फ्रैक्शंस है सारे के सारे, और सारे के सारे नेगेटिव होल्स एंड फ्रैक्शंस भी है। ये सारे नंबर्स को मैं यहां पर लिख दिया हूं। देखो ये सारे नंबर्स अपने पास आ चुके हैं।
और एक और बात, एक स्पेशल फैमिली तुमको याद रखना चाहिए, यहां मैं उसको लिख भी दिया हूं, इंटीजर्स। शायद तुमको मालूम भी होगा कि अभी तक अपने जितने भी नंबर्स निकाले हैं ना, उनमें से अगर हम फ्रैक्शंस को हटा दें तो जो हमारे पास बचेगा वो है इंटीजर्स। जैसे -3, -2, -1, 0, 0 भी इंटीजर है, 1, 2, 3। तो दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स एंड 0, दिस फैमिली इज कॉल्ड इंटीजर्स। ये भी मालूम होगा। तो अब अपने पास ये सारे फैमिली ऑफ नंबर्स हैं, अच्छे से देख लो। अब मेरा नेक्स्ट सवाल क्या होने वाला है, ये शायद तुम प्रेडिक्ट कर ही पा रहे हो। क्या ऐसा कोई क्वांटिटी आ सकता है या ऐसा कोई सिचुएशन आ सकता है जिसे देख के हमें लगे कि भाई इस क्वांटिटी को तो ना कोई हम होल नंबर से, ना कोई फ्रैक्शन से, ना ही कोई नेगेटिव नंबर से दिखा सकते हैं? ऐसा कोई क्वांटिटी है क्या? इस अगले सिचुएशन पे ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना। ये सारे हैं स्क्वायर्स, ठीक है, सब स्क्वायर्स बनाए हूं और सभी स्क्वायर में उनका एरिया लिख दिया हूं। तो सबसे बड़े वाले स्क्वायर पे आ जाओ। इस स्क्वायर का एरिया अगर 25 मीटर स्क्वायर है तो बताओ इसका साइड लेंथ कितना होगा? आराम से बता सकते हो। अगर एरिया 25 है तो साइड लेंथ 5 होगा, क्योंकि 5 × 5 करके 25 आता है। तो इस केस में साइड लेंथ है 5, लिख भी देता हूं। बताओ अगले वाले केस में जब एरिया 4 है तब साइड लेंथ कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि 2 × 2 4 होता है। अब सबसे छोटे वाले स्क्वायर, इसको स्किप मार दो, सबसे छोटे वाले स्क्वायर पे आ जाओ। अगर उसका एरिया 1 है तो उसका साइड लेंथ क्या होगा? 1 होगा, 1 × 1 1 होता है। तो ये भी लिख दो। अब आ जाओ मेरे बीच वाले स्क्वायर में, यहीं से सारा प्रॉब्लम शुरू होने वाला है। इस पर्टिकुलर स्क्वायर का एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। तो बताओ इसका साइड लेंथ क्या होगा? तो एक बार के लिए तो तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे कि मुझे ये तो पता है कि इस स्क्वायर का एरिया इस छोटे स्क्वायर से ज्यादा है और इस बड़े स्क्वायर से कम है, और इस छोटे स्क्वायर का साइड लेंथ 1 है और इस बड़े स्क्वायर का साइड लेंथ 2 है। तो इस वाले स्क्वायर का साइड लेंथ 1 से ज्यादा और 2 से कम होना चाहिए। सही बात, 1 से ज्यादा 2 से कम। क्या हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो 1 और 2 के बीच में आते हैं? हाँ है। अभी बहुत खुश हो जाओगे, बोलोगे सर अभी तो बनाए ना फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस तो ऐसे ही नंबर्स हैं जो 2 होल नंबर के बीच में आते हैं। और 1 और 2 के बीच में कितने सारे फ्रैक्शंस जानते हो तुम? मैं एक एग्जांपल देता हूं, 3/2, 1.5 भी सोच सकते हो, 1.5 ही 3/2 होता है, 3/2 या 7/5। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कितने सारे नंबर्स हैं 1 और 2 के बीच में, कितने सारे फ्रैक्शंस हैं 1 और 2 के बीच में जो तुम बना सकते हो? अनगिनत, इनफाइनाइट। मैं दिखा भी देता हूं कि कैसे तुम फटाफट 1 और 2 के बीच में जितना चाहो उतना फ्रैक्शन बना सकते हो। देखो, अगर तुमको 1 और 2 के बीच में फ्रैक्शंस बनाना है तो 1 को 1 मत लिखो, 1 को कोई ऐसा फ्रैक्शन लिख दो जिसमें कुछ और डिनोमिनेटर हो। जैसे मान लो 5 लिख दिए तो 5/5 होगा 1, और तभी 2 क्या हो जाएगा? 10/5 होगा। अब बस इनके बीच वाले फ्रैक्शंस इजीली लिख दो, 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5। ये चारों ही फ्रैक्शंस 1 से बड़े हैं और 2 से छोटे हैं। अभी मैं डिनोमिनेटर 5 लिया था तो मेरे को 4 फ्रैक्शंस लिख पाया मैं 1 और 2 के बीच में। लेकिन यही मैं अगर मान लो डिनोमिनेटर को कुछ बड़ा सा ले लेता, जैसे 20 ले लेता, तो मैं बहुत सारे फ्रैक्शंस लिख पाता। अगर 1 को 20 डिनोमिनेटर वाला लिखना है तो 20/20 लिखूंगा, और 2 को 20 डिनोमिनेटर के साथ लिखना है तो 40/20 लिखूंगा। अब इनके बीच जितने भी फ्रैक्शंस आते हैं, जैसे 21/20, 22/20, 23/20, डॉट डॉट ऑल द वे टिल 39/20, ये सारे के सारे फ्रैक्शंस 1 और 2 के बीच में ही आएंगे। ये चीज करके मैं इसलिए दिखा रहा हूं जिससे तुमको ये विश्वास हो जाए कि हाँ, 1 और 2 के बीच में ये जो साइड लेंथ है इसका वैल्यू क्या होगा वो निकालने के लिए अपने पास बहुत सारे चॉइस है। 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, अनगिनत नंबर्स हैं। इसलिए हम ज्यादा घबराएंगे नहीं और ये अपने मन में संतुष्टि लाएंगे सबसे पहले कि हमेशा की तरह क्या होता था कि हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है। अभी एटलीस्ट हमें ऐसा लग रहा है कि 1 और 2 के बीच में हमारे पास तो बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं। जरूर ये साइड लेंथ उन फ्रैक्शंस में से ही कोई एक होगा। 1 और 2 के बीच में कोई एक नंबर होगा, कोई एक फ्रैक्शन होगा। बट कौन सा फ्रैक्शन होगा 1 और 2 के बीच में? क्या ऐसा वैल्यू होना चाहिए 1 और 2 के बीच में जिसको खुद ही से मल्टीप्लाई करके, यानी उसका स्क्वायर करके
एरिया 2 आ जाए। तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना शुरू करते हैं। 1 और 2 के बीच एकदम बीच वाला नंबर ले लेते हैं पहले, 1.5 या 3/2 बोल लो। तो क्या मेरा साइड लेंथ 3/2 हो सकता है? अगर साइड लेंथ 3/2 है तो एरिया कितना होगा? उल्टा सवाल पूछो अपने आप से। अगर साइड लेंथ 3/2 है तो एरिया 3/2 इंटू 3/2 करके निकलेगा, और 3/2 इंटू 3/2 कितना होता है? 9/4। ये फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई करना आता है ना? 9/4 क्या 2 के बराबर है? क्योंकि एरिया अपने को 2 चाहिए। इज 9/4 इक्वल टू 2? इट इज नॉट। 2 तो तब होता जब न्यूमरेटर में 8 लिखा होता, लेकिन यहां तो 9 है। 9/4 इज नॉट इक्वल टू 2। ये तो 2 से ज्यादा है। तो पक्का बात है साइड लेंथ 3/2 तो नहीं होगा। 3/2 होता तो एरिया 2 से ज्यादा आ जाता, 9/4 आ जाता। तो पक्का बात है कि मेरा जो साइड लेंथ है वो 3/2 से छोटा है ना? 3/2 ही 1.5 होता है। याद रखना कि 3/2 ही 1.5 है। तो अब मैं ये समझ गया हूं कि मेरा साइड लेंथ 1.5 से थोड़ा छोटा होना चाहिए। 1.4 ले लेते हैं। अगर मैं साइड लेंथ 1.4 लूं, और इसको फ्रैक्शंस में कितना होगा बताओ तो? 1.4 इन फ्रैक्शंस इज व्हाट? 1.4 को हम लोग 14/10 लिख सकते हैं, रिड्यूस करके 7/5 हो जाएगा। तो क्या साइड लेंथ 7/5 हो सकता है? अगर साइड लेंथ 7/5 है तो एरिया कितना होगा? 49/25। इज 49/25 इक्वल टू 2? क्योंकि एरिया तो 2 चाहिए। नो, 49/25 इज नॉट इक्वल टू 2। यहां न्यूमरेटर अगर 50 होता, 5050, तब जाके हम कहते हैं कि हां भाई एरिया 2 है। लेकिन अपने तो 40, जब साइड 7/5 लिए तब तो एरिया 49/25 आ गया। यानी कि साइड लेंथ 7/5 भी नहीं हो सकता। 49/25 इज लेस देन 2। यानी मेरा साइड लेंथ अगर 7/5 लेंगे तो एरिया 2 से कम आ रहा है। यानी कि मेरा साइड लेंथ 7/5 से ज्यादा होना चाहिए, या बेसिकली 1.4 से ज्यादा होना चाहिए। तो 2 बात हमको समझ में आया है अभी तक, कि मेरा ये जो साइड लेंथ है वो 1.5 से कम होना चाहिए और 1.4 से ज्यादा होना चाहिए। पहले हम लोग को बस इतना समझ में आया था कि 1 से ज्यादा होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए। लेकिन अब समझ में आया कि 1.5 से कम होना चाहिए और 1.4 से ज्यादा होना चाहिए। तो काफी नैरो डाउन कर चुके हैं। तो और एक्साइटेड भी हो जाएंगे कि हाँ अब लग रहा है हम लोग ढूंढ ही लेंगे ऐसा फ्रैक्शन जिसका स्क्वायर करें तो एग्जैक्टली 2 आएगा। तो और ढूंढते हैं। हमको पता है 1.4 से ज्यादा लेना है, तो क्या करें? 1.45 ले लें। अब मैं सीधा कैलकुलेटर में ट्राई कर करके दिखाता हूं तुमको। हमें पता है 1.4 लेंगे तो 1.4 इंटू 1.4 करने से तो 1.96 आ जाएगा। तो 1.4 नहीं काम करता, वो ऑलरेडी देख चुके हैं। 49/25 एरिया आ रहा था। 1.45 लेके देखते हैं। 15 इंटू 1.45, ये देखो एरिया कितना आ गया? 2 पॉइंट समथिंग, 2.1025। यानी कि इस बार एरिया ज्यादा आ गया। यानी मेरा आंसर 1.4 और 1.45 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि साइड लेंथ 1.45 लेते ही एरिया 2 से ज्यादा आ गया। ठीक है, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। 1.43 इंटू 1.43 अभी भी ज्यादा आ गया। ठीक है, थोड़ा और घटा देते हैं साइड लेंथ। 1.42 इंटू 1.42 अभी भी ज्यादा आ गया। ठीक है, 1.41 इंटू 1.41 अब देखो 2 से कम आ गया। 1.42 लिया था तो 2 से ज्यादा आया था एरिया, और जब साइड लेंथ 1.41 लिया तब 2 से कम आ गया एरिया। तो अब और अच्छा हम लोग को एक रेंज मिल गया। मेरा साइड लेंथ 1.41 और 1.42 के बीच में है, तो 1.415 ले लेते हैं। समझ में आता है ना डेसिमल नंबर्स? अगर मैं 1.415 ले लूं तो ये नंबर 1.41 से तो ज्यादा है, लेकिन 1.42 से तो कम है ना? क्या इस बार एरिया 2 आएगा? नहीं आया। इस बार एरिया 2 से ज्यादा आ गया। यानी मेरा आंसर 1.415 से कम है। थोड़ा सा कम कर देते हैं। अगर मेरा साइड लेंथ 1.414 होता, 1.414, तब क्या एरिया 2 आ जाता? अभी भी नहीं आया। अब क्या करें? इतना सारा साइड लेंथ ट्राई करके देख रहे हैं, है ना? 1.4 ट्राई किए, 1.5 ट्राई किए, 1.45 ट्राई किए। हम जितना भी कोशिश कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कुछ अजीब सा काला जादू हो जा रहा है और 2 आंसर कभी आ ही नहीं रहा है। और अगर मैं तुमको सच बताऊं और तुम्हारा टाइम बचाऊं, तुम चाहे जितना कोशिश कर लो, जिंदगी भर कोशिश कर लो, तुम कोई भी अगर फ्रैक्शन लेने का कोशिश करते हो
1 से 2 के बीच में। देखो ध्यान से देखो, हम लोग जो भी नंबर ले रहे हैं साइड लेंथ के लिए सब फ्रैक्शन ही है। 1.41 का मतलब क्या है? 141/100। जो भी डेसिमल नंबर ऐसा लिखोगे वो तो एक फ्रैक्शन ही है ना। 1.414 को हम मान सकते हैं 1414/1000। तो अगर हम 1 से 2 के बीच में कोई भी फ्रैक्शन उठाते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें 2 नहीं मिलेगा। कर लो कोशिश, जितना कोशिश करना है कर लो। यू विल नेवर फाइंड एनी फ्रैक्शन बिटवीन 1 and 2 विच व्हेन स्क्वायर्ड विल गिव यू एग्जैक्टली 2। तो मतलब अभी तक अपने पास जितने भी नंबर्स थे इन्वेंटेड, होल नंबर्स थे, नेगेटिव नंबर्स थे और फ्रैक्शंस थे, उनमें से कोई भी नंबर इस लेंथ को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है। बड़ा प्रॉब्लम हो गया। वैसे मैं तुमको इस बात का सबूत भी दूंगा। तुम बोल सकते हो सर इतना तो क्लोज पहुंच गए थे, थोड़ा देर और कोशिश करते तो शायद हमें मिल ही जाता ऐसा कोई नंबर 1 और 2 के बीच में कोई फ्रैक्शन जिसको स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा। क्यों हम लोग ऐसे हार मान ले कि ऐसा कोई फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता है? तो मैं तुमको इस चीज का प्रूफ भी दे दूंगा। कैसे साबित करें कि लाख कोशिश करने के बाद भी हमें ऐसा कोई फ्रैक्शन नहीं मिलेगा जिसे स्क्वायर करते हैं तो 2 आता है। इस बात का मैं प्रूफ भी दूंगा आगे पढ़ते पढ़ते। लेकिन अभी के लिए मेरे बात पे विश्वास कर लो कि चाहे जितना भी तुम नंबर्स ढूंढ लो 1 और 2 के बीच में, ऐसे जो फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं 1 और 2 के बीच में, फ्रैक्शंस बोल लो या डेसिमल्स बोल लो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा। एक और बात, ये वाले जो नंबर्स है ना 3/2, 7/5 या डेसिमल्स में भी बोलो इन्हीं को, या चाहे डेसिमल्स का बात कर लो, देखो ये सारे ही नंबर्स एक तरीके के रेशियो हैं। जैसे 3/2 को 3:2 भी कहा जा सकता है। शायद ये तुम पढ़े भी होगे कि रेशियोज को ऐसे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में भी लिखते हैं। 3/2 एक रेशियो है, 7/5 एक रेशियो है, 7 और 5 के बीच का 7:5। तो अपने पास जितने भी 1 और 2 के बीच में फ्रैक्शंस हैं, दे आर बेसिकली रेशियोज, न्यूमरेटर इज टू डिनोमिनेटर। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 से 2 के बीच में ऐसा कोई भी रेशियो वाला नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। इसी बात को मैं इस पेज पे लिख भी दिया हूं कि अगर मेरा साइड लेंथ का स्क्वायर करने से मैं चाहता हूं कि 2 आ जाए एरिया, तो हमें यह दिखाई दिया कि L ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता है जो कि एक फ्रैक्शन हो 1 और 2 के बीच में। और वैसे फ्रैक्शन वाले नंबर्स को हम रेशियो भी कह रहे हैं, यानी रेशियो वाला कोई भी नंबर हमें नहीं मिलेगा, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला कोई नंबर हमें ऐसा नहीं मिलेगा 1 और 2 के बीच में जिसको स्क्वायर करने से 2 आ रहा है। इस पॉइंट पे हमें समझ में आता है कि अगर मेरे को ये साइड लेंथ के लिए कोई एक नंबर चाहिए तो ये नंबर बिल्कुल एक कोई ब्रांड न्यू नंबर होना पड़ेगा। अभी तक अपने पास जितने भी नंबर्स थे, होल नंबर्स, फ्रैक्शंस, नेगेटिव नंबर्स, किसी भी नंबर्स का यूज करके ये वाले क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया ही नहीं जा सकता है। इसलिए और देखो जब भी ये प्रॉब्लम मैथ्स फेस किया कि इस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए अपने पास नंबर्स नहीं है, तो नए नंबर्स का आविष्कार कर देते थे। पहले भी किए, फ्रैक्शंस का कर दिए, जीरो का कर दिए, तो अभी भी कर देंगे। अब जो नए टाइप का नंबर बनेगा वो दिखने में कैसा होगा? हम लोग को एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करके 2 आता है, तो वो नंबर को हम बोलेंगे, तो वो नया नंबर है √2। इसको ऐसे पढ़ते हैं √2, ऐसे सिंबल के साथ आता है, ये है स्क्वायर रूट सिंबल। ठीक है, ये जो नंबर है √2, ये एक बिल्कुल नया नंबर है भाई। माना कि 1 और 2 के बीच में ऑलरेडी हम लोग पहले से ही अनगिनत नंबर निकाल के रखे थे। देयर आर इनफाइनाइट फ्रैक्शंस बिटवीन 1 and 2, लेकिन √2 उनमें से कोई नहीं है। हाँ, √2 भी एक ऐसा नंबर है जो 1 और 2 के बीच में आता है, लेकिन इट इज नॉट अ रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ये कोई न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला जैसा नंबर नहीं है, ये बिल्कुल एक नया नंबर है। कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन या कोई भी फ्रैक्शन √2 के बराबर नहीं है। तुमको √2 को एक नए नंबर की तरह स्वीकार करना पड़ेगा। इट इज अ ब्रांड न्यू नंबर। अभी तक अपने पास जितने भी नंबर्स थे, इंटीजर्स हो गए, फ्रैक्शंस हो गए, ये नंबर उस फैमिली का नहीं है। ये नंबर बनाते ही हमने एक नए फैमिली ऑफ नंबर्स का उद्घाटन कर दिया है। अभी तक अपने पास जो पुराने वाले नंबर्स थे, जिसमें नेगेटिव नंबर्स थे, फ्रैक्शंस थे, होल नंबर्स थे, जीरो था, वो सारे नंबर्स को अब हम बुलाएंगे रैशनल नंबर्स, क्योंकि ये सारे ही नंबर्स को कोई न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में दिखाया जा सकता है। जैसे -3 को लिख सकते हैं -3/1, या 4.5 को लिखा सकता है 9/2, या 100 को लिख सकते हैं 500/5। लेकिन √2 जो अपना ब्रांड न्यू नंबर है, वो कोई न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला फॉर्म वाला नंबर नहीं है।
कि रेशियो में दिखा दे हम उसे, इसलिए हम जो ये नया टाइप का नंबर बनाए हैं उसको हम बोलेंगे इररेशनल नंबर। ये नंबर रैशनल नहीं है, रेशियो से नहीं बना है, और उसको मिलेगा अपना नया परिवार, ये घुसेगा यहां। और ना केवल √2, √3 भी इररेशनल रहेगा। √3 भी तुम ढूंढने का कोशिश करोगे कि 1 और 2 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाए, तो सेम प्रॉब्लम फेस करने लग जाओगे। ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं बाद में समझाऊंगा हाँ, लेकिन आगे के लेक्चर्स में। लेकिन √2, √3, √5, √7 ये सारे इररेशनल नंबर्स है। √9 लेकिन इररेशनल नहीं है क्योंकि √9 3 बन जाता है। √4 इररेशनल नहीं है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा कोई अगर होल नंबर लिखा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो सारे इररेशनल है। √11, √15, √20 सब इररेशनल है। इनके अलावा और भी इररेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन इनके अलावा और भी इररेशनल नंबर्स होते हैं, वो एग्जांपल भी मैं इस वीडियो में आगे तुमको बताऊंगा। लेकिन हाँ, रूट ओवर ऑफ एनी होल नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे √26 इज एन इररेशनल नंबर। तो इस डिस्कशन से हमें यह समझ में आता है कि भाई होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड फ्रैक्शंस आर नॉट इनफ टू एक्सप्रेस एवरी क्वांटिटी। That is why mathematicians have invented irrational numbers। तो अब हम अपने नंबर बैग में एक और परिवार को डाल लिए हैं, irrational family of numbers। अभी तक रैशनल नंबर्स तो हम जानते ही थे, अब हमारे पास इररेशनल नंबर्स भी। मैं कुछ और एग्जांपल्स जो बोला हूं वो लिख भी देता हूं यहाँ, और आगे चल के मैं यहाँ और भी एग्जांपल्स डालूंगा। अभी के लिए बस इतना ही लिख लो। और इस बात को भी समझो कि जब इंसानों को समझ में आया कि भाई ऐसा क्वांटिटी है जो इररेशनल होता है, मतलब इररेशनल नंबर्स का आविष्कार होने के बाद ही पहले जो अपने पास फैमिली ऑफ नंबर्स था उसका नाम रैशनल पड़ा। भाई जब ये पता चलेगा कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो रैशनल नहीं हो सकते हैं, यानी इररेशनल है, तभी इट विल मेक सेंस कि हम पुराने वाले का नाम रैशनल रखें। अगर दुनिया के सारे ही नंबर्स रैशनल होंगे तो उनको अलग से रैशनल क्यों ही बुलाए? अलग से रैशनल बुलाते तो लगता कि अरे कौन नंबर्स हैं जो रैशनल नहीं है कि इनको अलग से रैशनल कह रहे हैं। तो क्रोनोलॉजी को समझो भाई, जब इररेशनल नंबर्स का आविष्कार हुआ तभी जाके पुराने वाले फैमिली का नाम रैशनल फैमिली ऑफ नंबर्स पड़ा। और हाँ, ऐसा मत सोचना कि जैसे यहां मैं एग्जांपल दिया था स्क्वायर के एरिया का, यहां साइड लेंथ निकालने गए तो इररेशनल आ गया। खाली ऐसा नहीं है कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट करने से ही खाली इररेशनल नंबर्स मिलते हैं। इररेशनल नंबर्स कैन अराइज इन अदर सिचुएशंस आल्सो। फॉर एग्जांपल, ये केस तो हम देखें कि अगर एरिया 2 मीटर स्क्वायर है तो साइड लेंथ इररेशनल रहेगा। लेकिन इस केस में भी नजर डालो, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक साइड 1 है दूसरा साइड 2 है, तो ये जो तीसरा सबसे लंबा साइड है यहां पर भी वैल्यू इररेशनल रहेगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये लेंथ निकालने जाओगे तो आ जाएगा √5, वो भी एक इररेशनल नंबर है। लेकिन ये एक हट के एग्जांपल देखो, अगर तुम एक सर्कल लेते हो, उसका सरकमफ्रेंस मेजर करते हो और उसका डायमीटर मेजर करते हो, और इन दोनों चीज का रेशियो लेते हो, यानी सरकमफ्रेंस के वैल्यू को डायमीटर के वैल्यू से डिवाइड करते हो, तो जो आंसर निकल के आता है ना वो भी इररेशनल है। तुमको अटपटा लग रहा होगा कि सर ऐसा होगा क्यों? सरकमफ्रेंस कोई एक वैल्यू होगा, फिर एक डायमीटर भी कोई एक वैल्यू होगा, डिवाइड करेंगे तो रेशियो इररेशनल आएगा ही क्यों? वो तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। लेकिन अगर निकालोगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा ना वो इररेशनल होगा। ये जो वैल्यू है किसी भी सर्कल के लिए 3 से थोड़ा ज्यादा रहेगा लेकिन 4 से कम रहेगा, 3 के पास रहेगा लेकिन 3 से ज्यादा रहेगा। इनफैक्ट ये जो वैल्यू निकल के आता है ये कोई स्क्वायर रूट टाइप का नंबर नहीं है, यानी √2, √3 जैसा नंबर नहीं है। इनफैक्ट ये नंबर के लिए एक अलग सिंबल भी है, इसे कहते हैं पाई। तो पाई भी एक इररेशनल नंबर है। सिंबल तो तुम लोग को मालूम ही होगा, ऐसा सिंबल रहता है ना। तो पाई इज ऑल्सो एन इररेशनल नंबर। तो पाई भी ऐसा नंबर है जो कोई भी और दूसरे नंबर के इक्वल नहीं है। पाई इज नॉट इक्वल टू 3.14, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है पाई के। पाई इज इक्वल टू ओनली पाई, ठीक है। तुमको पाई को भी अपने आप में एक नया नंबर मानना पड़ेगा। इनफैक्ट ये नया नंबर इन्वेंट करने के बाद ही हम सर्कल का सरकमफ्रेंस बता पाएंगे। अगर पाई इक्वल टू सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर है तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? पाई इनटू डायमीटर, और डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो वहीं से आता है सरकमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू 2r या 2πr। तो ये जो नए इररेशनल नंबर्स इन्वेंट हम कर रहे हैं, इन्हीं के कारण मैथ्स के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रहे हैं और हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो इररेशनल नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मैथमेटिक्स, इसीलिए रैशनल नंबर्स के साथ इररेशनल नंबर्स का पढ़ाई भी करना बहुत जरूरी है। 8 में हो सकता है कि सिलेबस रैशनल नंबर्स के अराउंड ज्यादा रिवॉल्व करता है, फिर 9 और 10 में हम इररेशनल नंबर्स के बारे में ज्यादा पढ़ने लगते हैं। हाँ,
इनके अलावा भी और टाइप के नंबर्स होते हैं जो तुम आगे पढ़ोगे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -1। मान लो मैं पूछा कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, तो तुम खुशी खुशी बताओगे ये तो 1 होता है सर, क्योंकि 1 into 1 करने से 1 आता है, तो 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 आ जाएगा। या मैं पूछा स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर ये 5 होता है। मैं बोलूंगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 क्या होता है, तुम बोलोगे सर इसको तो हम किसी दूसरे नंबर के इक्वल नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी आप समझाए कि रूट 7 खुद एक नया नंबर है, इरैशनल नंबर है। मैं बोलूंगा ठीक है, तो ये नंबर के बारे में हम जानते हैं, ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछा कि रूट ओवर -25 ये नंबर एग्जिस्ट करता है क्या, तो तुम सोच में चले जाओगे कि भाई -25 का स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, किस नंबर को स्क्वायर करेंगे कि -25 आ जाए। 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, और -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। -5 into -5 25। यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं समझ में आ रहा है जिसका स्क्वायर करेंगे तो -25 आ जाए। भाई तुम दुनिया के किसी भी पॉजिटिव नंबर को स्क्वायर करते हो तो आंसर पॉजिटिव आता है, किसी भी नेगेटिव नंबर को स्क्वायर करते हो तो भी आंसर पॉजिटिव आ जाता है, और 0 को स्क्वायर करते हो तो 0 रह जाता है। यानी कोई भी ऐसा केस नहीं समझ में आ रहा है जिसको जब हम स्क्वायर करते हैं तो एक नेगेटिव नंबर मिल जाता है। चाहे तुम कोई भी रैशनल नंबर उठाओ या इरैशनल नंबर उठाओ, होते तो वो या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या तो 0 से बड़े होते हैं या तो 0 से छोटे होते हैं या फिर 0 होंगे। बट इन तीनों ही केस में स्क्वायर करने से हमें आंसर नेगेटिव तो कभी नहीं मिलता है। यानी अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ -25 ऐसे किसी नंबर का बात करें तो ये नंबर अभी तक हम जितने भी नंबर्स पढ़े उनमें से भी कोई नहीं है, ना कोई रैशनल नंबर है ना कोई इरैशनल नंबर है। ऐसे नंबर को कहते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर। रियल वर्ल्ड में शायद हमें ऐसा सिचुएशन मिलेगा ही नहीं जहां कोई क्वांटिटी इस नंबर से रिप्रेजेंट होगा। इसलिए देखो मैं यहां पर लिखा इरैशनैलिटी इज कॉमन इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में जितने भी क्वांटिटीज हम डील करते हैं, चाहे वो किसी चीज का लंबाई हो जाए, चाहे वो किसी चीज का वेट हो जाए, हाइट हो जाए, मास हो जाए, टेम्परेचर हो जाए, ये सब रियल वर्ल्ड क्वांटिटीज या तो कोई रैशनल नंबर होते हैं या तो इरैशनल नंबर होते हैं। इसलिए रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के पूरे फैमिली को एक साथ रियल नंबर्स कहा जाता है, बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग एवरी क्वांटिटी इन द रियल वर्ल्ड। बट अब तक तुम समझ गए होगे कि अगर इस फैमिली को कुछ नाम दिया जा रहा है तो जरूर ऐसे भी नंबर्स होंगे जो रियल नहीं होंगे, और वैसा एक नंबर है ये। इसके बारे में 10 तक ज्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता है। अभी मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूं ताकि तुमको ये समझ में आए कि रियल नंबर्स फैमिली का नाम देना भी क्यों है, क्योंकि ऐसे नंबर्स हैं जो रियल नहीं है। इमेजिनरी नंबर्स एग्जिस्ट इन मैथ्स। जब तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे तो एक बहुत सुंदर YouTube का वीडियो है बाय वेल्च लैब्स, वीडियो का नाम है इमेजिनरी नंबर्स आर रियल, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो है जो इस बात को आर्ग्यू करना चाहता है कि रियल वर्ल्ड में भी इमेजिनरी नंबर्स वाले सिचुएशंस आ सकते हैं। ये तुम थोड़े से और बड़े हो जाओगे तब जरूर देखना, ठीक है। इमेजिनरी नंबर्स आर रियल बाय वेल्च लैब्स, YouTube पे मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए इमेजिनरी नंबर्स का ज्यादा टेंशन मत लो। अभी के लिए तो इतना जानो कि रियल वर्ल्ड में जितने नंबर्स हैं वो या तो इरैशनल है या तो रैशनल है। पहले हम रैशनल का थोड़ा अच्छा से पढ़ाई करेंगे, फिर इरैशनल का अच्छे से पढ़ाई करेंगे, फिर जब 11 में चले जाएंगे तब हम लोग इमेजिनरी नंबर्स को और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप आज के इस वीडियो से तुमको समझ में आ गया होगा कि कैसे इंसानों ने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग समय पे अलग अलग टाइप के नंबर्स बनाए हैं। और ये भी समझ में आया होगा कि होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और फ्रैक्शन से सारा चीज नहीं हो जाता है। कुछ कुछ क्वांटिटीज इरैशनल होते हैं, कोई रेशियो वाले नंबर से हम उसे नहीं दिखा सकते। और इसलिए अब क्योंकि तुम बड़े हो रहे हो, तुमको यह समझना चाहिए कि दुनिया में रैशनल एंड इरैशनल दोनों नंबर्स का जरूरत है। हमारा डे 1 का पढ़ाई यहीं पे रोकते हैं। डे 2 में हम रैशनल नंबर्स और उनके प्रॉपर्टी के बारे में और पढ़ेंगे, और उसके बाद थोड़ा इरैशनल के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, बाय।